Namaskar students, how are you? Students, in our previous lecture we started our chapter number 7 prairies and also learn about the different types of name of grasslands in different continents like prairies in North America, steppes in Russia, pampas in South America, velds in South Africa and downs in Australia. Okay, and the location of prairies. So what is the location of prairies? Prairies are vast stretches of gently sloping grasslands located in the interior part of America. Okay, and the land features are the western part of prairies is hilly while the eastern part is flat. And which rivers are flowing there? The rivers Mississippi and Missouri drain this region. Okay, and what is the climate? Winters are cold and dry, summers are hot with moderate rainfall. Okay, and the hot wind blow in spring known as Chinook in local language. जो वहाँ पर hot winds blow करती है स्प्रिंग सीजन में, उसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? चिनूक. जैसे इंडिया में लू, दिल्ली की तरफ नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो जो समर सीजन में हॉट विंड चलती है उसे लू कहा जाता है, लेकिन जो प्रेरीज है, प्रेरीज में स्प्रिंग सीजन में हॉट विंड चलती है जिसे चिनूक कहा जाता है. ओके, एंड जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है यानी कि प्रेरीज हैं वो किस एरिया में आते हैं? दे लाइज इन रेन शेडो एरिया. रेन शेडो एरिया मीन्स रेन बियरिंग विंड से बहुत दूर. ऐसे विंड्स, रेन बियरिंग विंड्स जो अपने साथ बारिश लाते हैं, उनके रास्ते में ये हमारा टेम्परेट ग्रास जोन है वो नहीं आता है, यानी कि वो रेन शेडो एरिया से बहुत दूर है. ओके, नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट द वेजिटेशन ऑफ प्रेरीज एरियाज and the life of the people in prairies. Okay, so let's start. Vegetation. Most parts of these regions are dry or receive less rainfall. Okay, अब बच्चों देखो यहाँ का जो रीजन है वो मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन्स आर ड्राई. कैसा है? सूखा हुआ. और रिसीव लेस रेनफॉल, या तो सूखा हुआ है या फिर वहाँ पर बहुत थोड़ी सी बारिश होती है. Therefore, this region is almost treeless. और यही कारण है कि यहाँ का रीजन जो है ट्रीलेस है, यानी कि ट्री को ज़्यादा वाटर चाहिए, इसलिए यहाँ पर ट्रीज ग्रो नहीं हो पाते हैं, इसलिए दैट इज़ वाई दिस रीजन इज ट्रीलेस. ए फ्यू ट्रीज आर फाउंड अलोंग द रिवर साइड. और कुछ जो कि ना के बराबर कहलाते हैं, कुछ ट्री ग्रो भी करते हैं, तो वो कहाँ ग्रो करते हैं? रिवर के पास. वाई? बिकॉज दे रिवर्स प्रोवाइड देम इनफ वाटर. अदरवाइज दूसरी जगह पर हम जाएंगे प्रेरीज में, रिवर अलोंग द रिवर साइड से दूर, तो हमें कहीं भी ट्रीज दिखाई नहीं देंगे. दैट इज वाई दिस रीजन इज नॉन एज ट्रीलेस रीजन. ओनली फ्यू ट्रीज ग्रो अलोंग द रिवर साइड. ग्रास ग्रोज वेल एज द क्लाइमेट इज सिचुएटेड. और यहाँ पर ट्री तो ग्रो नहीं हो पाती, लेकिन लॉन्ग टॉल ग्रासेस, बहुत ही टॉल ग्रासेस यहाँ पर ग्रो हो पाती हैं, बिकॉज क्लाइमेट इज सूटेबल. क्योंकि जो यहाँ का क्लाइमेट है, जो मॉडरेट क्लाइमेट है, मॉडरेट रेनफॉल होती है यहाँ पर, वो ग्रास को ग्रो करने के लिए बहुत ही सूटेबल है. यहाँ पर जो ग्रास है, नेचुरल वेजिटेशन है, ये यहाँ का नेचुरली ग्रो होता है. तो दिस क्लाइमेट इज़ वेरी सूटेबल फॉर ग्रोइंग फॉर ग्रासलैंड्स. मीन्स टॉल ग्रासेस जो होती है उनके लिए बहुत सूटेबल है. तो आपने क्या समझा बच्चों? देखो, जो मैंने सबसे पहले हमारा पर्पस था कि हम इन आवर थर्ड चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द 3 हीट जोन. तो उसमें से हमने टोरिड जोन पढ़ा था. उसके बाद आया हमारा ये टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड जो हमारा है टेम्परेट जोन में है, विच एंजॉयड मॉडरेट क्लाइमेट. तो मॉडरेट क्लाइमेट किस तरीके के वेजिटेशन के लिए सूटेबल है? यानी मॉडरेट क्लाइमेट में कैसा वेजिटेशन ग्रो होता है? ग्रास, टॉल ग्रासेस, एंड दीज रीजन्स आर नॉन एज द ग्रासलैंड. क्योंकि ये नेचुरल वेजिटेशन है यहाँ का. यहाँ पर ग्रास के अलावा और दूसरी चीज़ें बहुत रेयर होती हैं जो हमें दिखती हैं. ओके, द वेस्टर्न पार्ट विच इज़ हिली इज़ यूज्ड फॉर कैटल ग्रेजिंग. अब देखो बच्चों, जो आपने पढ़ा
कि यहाँ का जो लैंड फीचर है वो कैसा है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्रास लैंड इज हिली, तो हिली एरिया अनइवन है, तो वहाँ पर हम एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई दिस एरिया इज़ यूजिंग फॉर कैटल ग्रेजिंग, यानी कि वहाँ पर जीव जंतु मीन्स एनिमल्स रखे जाते हैं, पाले जाते हैं, और वहाँ वो एरिया कैटल ग्रेजिंग के लिए, कैटल ग्रेजिंग मीन्स जो हमारे एनिमल्स हैं उन्हें भी खाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो एरिया पर्टिकुलर उन एनिमल्स के लिए रखा गया है कि वो वहाँ पर ग्रेजिंग कर सकें, घास चर सकें, खा सकें। द ईस्टर्न पार्ट इज़ यूज्ड फॉर मेज कल्टिवेशन। अब ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर इवन लैंड सरफेस है, तो वहाँ पर क्रॉपिंग की जाती है, और सबसे ज़्यादा मेज़ इस पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में मेज़ का कल्टीवेशन ज़्यादा है। एंड द सेंट्रल फर्टाइल एरिया इज़ यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। और प्रेरीज का जो सेंट्रल पार्ट है, आपने पढ़ा ये प्रेरीज है, सपोज ये इसका वेस्टर्न पार्ट, ये इसका ईस्टर्न पार्ट, तो वेस्टर्न पार्ट तो क्या है, हिली है, तो यहाँ पर कैटल ग्रेजिंग होता है। कैटल ग्रेजिंग मीन्स इस एरिया में सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली है कि ये एरिया कैटल ग्रेजिंग के लिए परफेक्ट है। दैट इज़ वाई पीपल मोस्टली रेड एनिमल्स इन पर्टिकुलर एरिया। एंड इन ईस्टर्न पार्ट प्लेन है, और साथ ही साथ प्लेन एरिया होने की वजह से इस तरफ ईस्टर्न पार्ट की तरफ मेज़ की क्रॉपिंग बहुत अच्छी होती है। बट द सेंट्रल पार्ट जो है हमारा, वहाँ पर वीट की क्रॉपिंग की जाती है, वीट का कल्टीवेशन किया जाता है, वीट बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है यहाँ पर। और वीट के बहुत ज़्यादा ग्रो होने के पीछे साइंटिफिक रीज़न है, विच वी विल रीड। ओके, सो the eastern part is used for maize cultivation and the central fertile area is used for the cultivation of wheat. Okay, now here is the file fact. The prairies region are called the grainy of the world because the extensive wheat farming carried here. अब बच्चों देखो, एक्सटेंसिव व्हीट फार्मिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा, इसे ग्रेनी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ग्रेनी ऑफ द वर्ल्ड? क्योंकि यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा व्हीट ग्रो किया जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नाउ ग्रेनी मीन्स अनाज रखने वाला एरिया, जहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा अनाज ग्रो होता है। तो ग्रेनरी, ओके, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेनरी मीन्स अनाज रखने वाला जो स्टोर होता है वो, और दूसरी लैंग्वेज में इसे द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ग्रेनरी। ओके, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड because of the extensive wheat farming carried. What is the meaning of extensive? We will read in the agriculture part. Okay, so life of the people in prairies. अब प्रेरीज की जो पीपल की लाइफ है वो किस तरीके की है? द प्रेरीज ऑफ यूएसए आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली का मतलब बहुत कम, बहुत दूर दूर पर लोग रहते हैं और बहुत कम है, यानी कि उनकी डेंसिटी बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द यूरोपियन सेटलर्स वाइल अदर्स आर फार्मर्स। अब जो डिसेंडेंट्स का मतलब क्या है बच्चों? पीपल फॉलोइंग द फैमिली लाइन। ओके, और जो यहाँ पर यूरोपियन सेटलर्स थे उनके डिसेंडेंट्स रहते हैं, यानी कि उनके बच्चे रहते हैं यहाँ पर यूरोपियन सेटलर्स के। और कुछ तो अपने फैमिली का जो भी काम उनके एंसेस्ट्रल करते थे, चाहे वो इंडस्ट्री चलाते थे, तो कुछ लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं, उसी चीज़ को आगे ले जा रहे हैं, और कुछ लोग फार्मिंग कर रहे हैं। ओके, सम ग्रो क्रॉप्स एंड सम रेयर लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मीन्स ऐसे एनिमल्स जो प्रॉफिटेबल हैं, जिन्हें हम अगर रेयरिंग करते हैं यानी उन्हें पालते हैं तो उनसे हमें प्रॉफिट मिलता है, यानी इकोनॉमिकली। या तो हम उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट को बेचकर मनी अर्न करते हैं, या फिर उन एनिमल्स के थ्रू ही डायरेक्टली हमें मनी मिलता है। जैसे गॉट है, गॉट से हमें उसके हेयर से हमें वूल मिलता है, शीप है, शीप से भी मिलता है। तो वो ये तो हो गया उसका प्रोडक्ट, गॉट का मिल्क, ये उसका प्रोडक्ट। फिर गॉट को कट करके मार के उसका मीट यूज़ करते हैं। तो किसी भी तरीके से ऐसे एनिमल्स जिनसे हमें प्रॉफिट होता है, मनी अर्न करते हैं, दैट आर नॉन एज द प्रॉफिटेबल एनिमल्स एंड ऑल्सो नॉन एज द लाइफ स्टॉक्स। ओके,
सो दोज हु रेयर लाइव स्टॉक्स आर कॉल्ड गॉचेस। अब बच्चों देखो, प्रेरीज में कुछ लोग फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ लोग एनिमल रेयरिंग कर रहे हैं। एनिमल्स यानी लाइव स्टॉक्स, प्रॉफिटेबल एनिमल्स। तो ऐसे लोग जो पर्टिकुलर एनिमल्स को यानी कि लाइव स्टॉक्स को रेयर कर रहे हैं आर नॉन गॉचेस। ओके, एनिमल्स रेयर करने वाले लोगों को प्रेरीज की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? गॉचर्स। ओके, नाउ द फार्मिंग इन द प्रेरीज रीजन। अब बच्चों देखो, ये जो फार्मिंग इन द प्रेरी रीजन है, इसमें क्या है? एग्रीकल्चर। द फार्म्स इन दिस रीजन आर ह्यूज एंड एक्सटेंसिव। यहाँ के जो फार्म्स हैं बच्चों, बहुत ही बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। ओके, एंड दे ऑक्यूपाई हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड। और जो लैंड एरिया है वो हंड्रेड्स ऑफ एकर्स है, यानी कि यहाँ के हंड्रेड्स ऑफ एकड़ एरिया में, लैंड में फार्मिंग की जाती है। एंड ऑल द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड साइंटिफिक मैथड्स। और जो भी एग्रीकल्चर का काम यहाँ होता है बच्चों, वो मशीनरी से और साइंटिफिक मेथड से किया जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीट ग्रो होता है। Okay, and it's known as the wheat basket of the world or also the granary of the world. So here is wheat is produced in a large quantity. यहाँ पर large produced means उत्पादित किया जाता है large quantities, बहुत बड़ी मात्रा में. So this region is sometimes called the wheat basket of the world. यानी दुनिया की बास्केट है ये, किसकी? wheat की. Other major crops of the region are maize, barley, rice and oats. और यहाँ पर दूसरे अदर क्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं, और वो कौन से हैं? मेज, barley, rice and oats. Intensive farming is carried here. Intensive farming means बच्चों a farming of high production in a small area of land. यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग उसकी जो फार्मिंग है, प्रोडक्शन है, जो भी वहाँ पर फार्मिंग की गई, उसका प्रोडक्शन एरिया के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है. मीन्स हम कह सकते हैं ए फार्मिंग ऑफ हाई प्रोडक्शन इन ए स्मॉल एरिया ऑफ लैंड. लैंड के एक छोटे से जगह पर साइंटिफिक मेथड से एग्रीकल्चर करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेना, उसे हम इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं. ओके, नाउ cattle rearing. Do you know soil in the grassland is very fertile and is called chernozem. अब बच्चों देखो, जो grasslands है, do you know में है कि grassland में जो land है वो बहुत fertile है. grassland is very fertile. और इस fertile land को वहाँ पर, वहाँ की language में क्या कहा जाता है? chernozem. Okay, it is known as the chernozem. गिरा यहाँ पे chernozem. ओके, नाउ द कैटल रेयरिंग. अब कैटल रेयरिंग किस तरीके से किया जाता है? द सेकेंड, फार्मिंग तो वहाँ का फर्स्ट ऑक्यूपेशन है पीपल का. द सेकेंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज रेयरिंग ऑफ एनिमल्स. द वेस्टर्न पार्ट इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बिकॉज इट इज़ हिली एंड इनफर्टाइल, यानी बहुत कम उपजाऊ है. एंड द रेनफॉल इज लो, और बारिश भी बहुत कम है. दैट इज़ वाई पीपल इन दिस एरिया रेयर एनिमल. और यही कारण है कि यहाँ के लोग एनिमल को रेयर करते हैं, यानी पालते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज दिस रीजन हैज स्टेट्स और फार्म्स कॉल्ड रेंचेस. और ऐसे एरियाज जहाँ पर एनिमल्स को रखकर उन्हें रेयर किया जाता है उसे रेंचेस कहा जाता है. यानी ऐसे फार्म्स जहाँ एनिमल को पाला जाता है उसे रेंचेस कहा जाता है. where cattle are reared. What is ranches? Ranches are the places where animals are reared. जहाँ पर एनिमल्स को पाला जाता है, रखा जाता है, उस फार्म को रेंचेस कहा जाता है. The cattle provide food in the form of milk and meat. अब जो कैटल्स हैं उनसे हमें फूड किस तरीके से मिलता है? मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट और एनिमल्स के मीट से हमें फूड मिलता है.
काउज आर रेयर्ड फॉर मिल्क, गाय को यहाँ पर मिल्क के लिए पाला जाता है और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। बीफ, बीफ मीन्स मीट, इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ अमेरिकन्स। अब बच्चों देखो अमेरिकन्स पीपल के जो डाइट है, डाइट मीन्स यहाँ का जो रोजमर्रा की उनकी डाइट है, भोजन है, उनका खाना है, उसके अंदर बीफ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि वो मोस्टली किसी ना किसी तरीके से होता ही है उनकी डाइट में। नाउ चिकागो इज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर। अब चिकागो एक प्लेस का नाम है बच्चों, डोंट बी कंफ्यूज्ड। चिकागो इज अ प्लेस इन नॉर्थ अमेरिका। ओके, इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर स्लाउटरिंग एनिमल्स। स्लाउटरिंग एनिमल्स मीन्स बच्चों किलिंग एनिमल्स फॉर देयर मीट। स्लाउटरिंग मीन्स एनिमल्स को उनके मीट के लिए मारना, इज कॉल्ड स्लाउटरिंग। और चिकागो, चिकागो यानी कि उस जगह को जहाँ पर एनिमल्स को मारा जाता है फॉर देयर मीट, this place is known Chicago. Okay, and beef is exported to European countries. और यहाँ से नॉर्थ अमेरिका से बीफ को कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है? यूरोपियन कंट्रीज़ में। यूरोप जस्ट उसके पास में ही है। वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका है, फिर यहाँ पर साउथ अमेरिका है, फिर इस तरीके से यहाँ पर यूरोप है, और इधर से ये पूरा पार्ट एशिया का जाता है, एंड देन हियर इज अफ्रीका। तो नॉर्थ अफ्रीका से यहाँ यूरोपियन कंट्रीज वेरी नियर, बहुत पास है, सामने सामने है अगर हम ऐसे मैप पे देखें तो। ओके, सो बीफ इज एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज। मैनी मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द प्रेरीज रीजन। अब बच्चों देखो प्रेरीज रीजन में मेन ऑक्यूपेशन, फर्स्टली जो मेन ऑक्यूपेशन है इट्स अ एग्रीकल्चर, एंड सेकेंड इज द रेयरिंग कैटल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर और कुछ दूसरा ऑक्यूपेशन नहीं है, वहाँ पर मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ओके, एंड with the result or crushing factories and oil refineries have also been developed. और crushing means बच्चों ऐसे मिनरल्स जो अभी हमने किसी रॉक फॉर्म में जमीन के अंदर से निकाला है, माइनिंग करके निकाला है, उसे और कहते हैं। ओके, और क्रशिंग यानी क्रश करके उसके प्योर करके उसके अंदर से इम्प्योरिटी को हटाकर प्योर चीज़ें निकालना, लाइक आयरन ओर में से आयरन निकालना, गोल्ड ओर में से गोल्ड निकालना, सिल्वर ओर में से सिल्वर निकालना। दिस इज़ नॉन एज द ओर क्रशिंग फैक्ट्रीज। जहाँ भी ये काम किया जाता है उसे ओर क्रशिंग फैक्ट्रीज कहते हैं। एंड ऑयल रिफाइनरीज हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड, और यहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज भी डेवलप की गई हैं। ऑयल रिफाइनरीज मीन्स जो पेट्रोलियम हमें ज़मीन से मिलता है, यानी कि क्रूड ऑयल जो हमें मिलता है, उसे जब हम रिफाइन करते हैं यानी कि प्यूरिफाई करते हैं और पेट्रोलियम में से अलग अलग चीज़ें निकालते हैं। बच्चों जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे देन यू विल रीड इन साइंस इन मे बी 8th स्टैंडर्ड कि पेट्रोलियम से कैसे अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाला जाता है। कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल और वैसलीन, ये सारे हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, और इनका एक अलग अलग लेबल आता है कि किस लेवल पर पेट्रोलियम को प्यूरिफाई किया गया तो वो कैरोसिन बना, उसके बाद किस लेवल पर डीजल है, फिर उसके बाद कब पेट्रोल बना, और पेट्रोल के भी कई टाइप्स होते हैं। ओके, तो पेट्रोलियम यानी कि नेचुरल कंडीशन से जो हमने माइनिंग करके अभी ऑयल को ज़मीन के अंदर से निकाला है, उसे प्यूरिफाई करना है, उसे साफ करना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी। ओके, नाउ द मीट पैकिंग एंड फ्लोर मिल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। अब बच्चों देखो ओबियसली है कि अगर वीट ज़्यादा है, वीट यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, तो फ्लोर मिल्स भी होंगे, वीट का फ्लोर भी बनाया जाएगा यानी आटा भी तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर फ्लोर मिल्स भी है जहाँ पर वीट को पीसा जाता है, फिर फ्लोर में कन्वर्ट करके उसकी पैकेजिंग की जाती है। और साथ ही साथ क्योंकि कैटल रेयरिंग यहाँ का सेकंड लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन है, तो कैटल्स के बीफ को, मीट को और उसके प्रोडक्ट्स को पैकिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी जब यहाँ दूसरी जगह एक्सपोर्ट करेंगे। तो मीट पैकिंग और फ्लोर मिल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द प्रेरीज। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पर ट्रेडिशनली अपने ट्रेडिशनल ट्रेड को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वो इंडस्ट्रीज़ में है तो वो इंडस्ट्री का काम ही आगे बढ़ा रहे हैं अपने पेरेंट्स के, और कुछ लोग फार्मिंग में हैं तो वो फार्मिंग के वर्क को ही कंप्लीट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, सो इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट द टेम्परेट जोन, जो आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। बच्चों देखो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जो भी कुछ हम पढ़ते हैं वो हमारा एक चैप्टर या तो हमारे दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होता है, उसी
क्लास में, या फिर वो चैप्टर हमारे नेक्स्ट क्लास से रिलेटेड होता है। ओके, तो प्रेरीज जो पढ़ रहे हो आप, वो किस चैप्टर से रिलेटेड है? हमारे हीट जोन वाले चैप्टर से, वेदर और क्लाइमेट से, जहाँ पर आपने 3 टाइप्स ऑफ हीट जोन पढ़े थे। तो उस हीट जोन को समझने के लिए वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइट्स, जो कि हमने पढ़ा डेजर्ट वाले में भी, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी, और प्रेरीज में भी। तो प्रेरीज में आपने कौन सा हीट जोन पढ़ा? टेम्परेट हीट जोन। ओके, और you also aware now what is the climatic condition in temperate zone, and what are the main vegetation in temperate zone, and what is the living condition of people are here, and what are the main occupation of the people according to their climate. Okay, so our this chapter is completed. In our next video we will do the question and answer of this chapter. So student, now take care and bye.